हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। और आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चन से कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप इनको अच्छे से कर लीजिए और आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, वाई डू एनी कंपाउंड्स नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड एक्वस स्टेट। ठीक है, तो जो आपके सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट मोल्टन स्टेट में एक्वस स्टेट में वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन सॉलिड स्टेट देर इज नो मूवमेंट फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो आयनिक कंपाउंड का होता है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, तो उसमें मूवमेंट आयंस की पॉसिबल नहीं हो पाती। बट जब आप इनको मोल्टन मतलब हीट करते हो तो इनके आयंस फ्री हो जाते हैं, इनके आयंस फ्री हो जाते हैं और उसी की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया ये, क्योंकि आप हीट करेंगे तो इनका जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो इनके बीच में बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाई आर द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल? तो भाई सीधी सी बात है इनकी, ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये इसका आंसर है। एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन ये कि भाई ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी हम जो आपका एलॉय है उनको यूज़ करते हैं रेदर देन कि आप आयरन यूज प्योर मेटल यूज़ करें, उनकी बजाय हम एलॉय यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर वगैरह में, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह में जो आपकी जो प्रेस वगैरह बनती है। ठीक है, क्योंकि उनकी आयरन हाई होती है। अगला ऑप्शन क्या है आपका कि भाई गिव रीजंस, आपको रीजन देना है इन दोनों के लिए। आयनिक कंपाउंड इज इन जनरल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड के जो जनरल जो हाई जो बॉइलिंग पॉइंट जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आयंस बनते हैं प्लस और माइनस, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए उनके जो बॉन्ड होते हैं बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अगला ऑप्शन, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय देयर आउटसाइड बाय हीटिंग दैम विद कार्बन। ठीक है, अगर जो ज़्यादा ही जैसे सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन कार्बन से करोगे तो ये आप इसको इसकी ऑक्साइड से सोडियम ऑक्साइड से सोडियम को नहीं निकाल सकते, मतलब आप इसको अलग नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज सोडियम इज़ वेरी हाई रिएक्टिव और कार्बन यूज़ किया आपने, सॉरी कार्बन यूज़ किया है, कार्बन इसको डिस्प्ले इसका रिडक्शन सोडियम का नहीं कर पाएगा। ठीक है, कार्बन इसका रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए जब रिड्यूस नहीं कर पाएगा तो उससे रिएक्शन नहीं होगी और हमें मेटल नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, व्हाट इज थर्मिट प्रोसेस, वेयर इज दिस प्रोसेस यूज्ड, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। भाई आपको बताना है कि थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, और आपका तो आपको थर्मिट प्रोसेस क्या होता है बेटा, ये होता है आपका जब आप आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम से करते हैं तो आपका आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट निकलता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं। अब होता क्या है, इस फेरिक ऑक्साइड के अंदर जब एल्यूमिनियम डाला जाता है तो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जो आयरन निकलता है बहुत ज़्यादा मोल्टन स्टेट में निकलता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक है क्योंकि हीट निकला है, इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मिट प्रोसेस बोलते हैं। इसे यूज़ क्या करते हैं, जहाँ रेलवे ट्रैक बेटा, रेलवे ट्रैक के अंदर जहाँ क्रैक आ जाता है तो उसको भरने के, या मशीन जो होते हैं उनको, वैसे रेलवे ट्रैक है उनको ज्वाइन करने के लिए, और दूसरा जो मशीन के पार्ट्स है उसको जोड़ने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है कि भाई वेयर डज द मेटल एल्यूमिनियम यूज इन द प्रोसेस अकर्स इन द रेक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि भाई एल्यूमिनियम है इस प्रोसेस के अंदर जो भी हुआ है आयरन से ऊपर होता है। देखो एल्यूमिनियम इसे डिस्प्लेस कब कर पा रहा है, जब आयरन इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो रिएक्टिव सीरीज के अंदर जो जो आयरन है वो एल्यूमिनियम है वो आयरन से ऊपर होता है। ठीक है, द सब्सटेंसेज दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द प्रोसेस। तो इसमें ऑक्सीडाइज कौन सा है, रिड्यूस कौन सा है, तो भाई देखो इसके बाद ऑक्सीजन छीन ली गई है इसकी, तो हो गया रिड्यूस्ड, और इसकी ऑप्शन आ गई, इसके बाद ये हो गया ऑक्सीडाइज। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन कि इसके अंदर ये क्वेश्चन इस तरह से आपका 3 नंबर का 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पूछे आपसे, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज फ्रॉम द देयर कार्बोनेट ओर्स। तो भाई मिडिल जो एक्टिविटी सीरीज में होते हैं कार्बोनेट ओर्स के लिए पूछा गया बेसिकली।
तो कार्बन और आप जैसे मान लीजिए जिंक मीडियम मीडियम में होता है, मिडल में जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो क्या यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए हम, मेटल ऑक्साइड निकालने के लिए इसकी। तो भाई पहले क्या करते हैं इसका आप कर दोगे भाई कैल्सिनेशन। क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। कार्बोनेट और उसका होता है कैल्सिनेशन। आप इसको गर्म कर देते हो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन नहीं होती है यहाँ पे, और क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर अब क्या होता है, उसके बाद जिंक ऑक्साइड आप लेते हैं प्लस कार्बन से रिड्यूस कर देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक निकल जाता है, ये आपका मेटल आपको मिल जाता है। ठीक है, ये आप इस तरह से निकाल लेंगे। और दूसरा इसमें ये भी यूज़ कर सकते, लास्ट में आप इसे प्यूरीफाई भी कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं। और सबसे पहले तो इसमें से गैंग को रिमूव कर ही देते हैं हम। ठीक है, तो ये आपका स्टेप्स हो जाएंगे इन्वॉल्व जो होते हैं। पहला तो हो गया आपको कैल्सिनेशन किया आपने, कैल्सिनेशन किया। दूसरा आपने रिडक्शन किया, और तीसरा प्यूरिफिकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इट्स सल्फाइड ओर्स, explain the various steps supported by chemical equations, draw a label diagram for the electrolytic refining of the। वही आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले होता क्या है आपका कि भाई आप क्या करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए हम क्या करते हैं, सल्फाइड ओर जैसे जिंक सल्फाइड ले लिया आपने, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम गर्म करते हैं और आपका बन जाता है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, हम पहले उस मेटल उसको जो सल्फाइड हो रहा है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर हम कर देते हैं इसका रिडक्शन कर देते हैं। देखो सेम चीज़ चल रही है, जो इसमें भी सेम चीज़ होती है, बस यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर निकल गया। लास्ट फिर वही स्टेप प्यूरिफिकेशन। ठीक है ना, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, मतलब रिफाइनिंग प्यूरिफिकेशन रिफाइनिंग ही होती है एक तरह से। और उसमें कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं। कैसे करते हैं कि भाई एक तरफ लेते हैं एनोड जो इम्प्योर कॉपर होता है, एक तरफ होता है कैथोड जो प्योर कॉपर होता है। और यहाँ से जब ये निकलता है टूटता है सोल्यूशन कॉपर सल्फेट के अंदर, तो यहाँ पे जो उसके अंदर जो वेरियस इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बेटा गिर जाती हैं, और ये यहाँ से जाके इस पे जाके क्या बोलते हैं, तो इतना ही अमाउंट का जो जितना का कॉपर यहाँ से निकलेगा बेटा, उतने कॉपर यहाँ पे आगे डिपॉजिट हो जाता है बेटा। ठीक है, डिपॉजिट हो जाएगा, और यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाएंगी, इसे हम एनोड पंख बोलते हैं। एनोड पंख ये आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें स्टेप्स बाय स्टेप आपको लिखनी होगी, और रिएक्शंस वो मैंने आपको लिख दी हैं। और इसमें आप ये भी दे सकते हैं। ठीक है ना, और दूसरा भी जैसे आपकी बुक के अंदर दिया है कॉपर वाला एग्जाम्पल, तो कॉपर का एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर रहेगा, आप कॉपर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, कॉपर सल्फाइड का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, उस पर चलते हैं। Define the term alloy, amalgam and amalgam. Name the alloy used for welding electric wires together. What are the its constituent? पहले ए वाला करते हैं हम। तो भाई alloy एक क्या होता है आपका, एक homogeneous mixture होता है बेटा। ये क्या होता है, homogeneous mixture होता है, two or more metals। ठीक है, और metal with non मेटल, मतलब मेटल्स भी हो सकते हैं आपस में, या मेटल नॉन मेटल भी हो सकता है आपका। ठीक है, और जो अमेलगम कब होता है, जब उसके अंदर एक अलॉय आपकी मरकरी हो। अगर मरकरी उसके अंदर मेटल उस अलॉय के अंदर है, तो उसको हम अलॉय को क्या बोलेंगे, अमेलगम बोल देंगे। ठीक है, इसे पूछा कि भाई इलेक्ट्रिक फॉर वेल्डिंग पर्पज को यूज़ करते हैं, तो भाई वो होता है आपका सोल्डर। क्या होता है, सोल्डर आपकी जो है इसको यूज़ करते हैं। और उसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर मिलता है बेटा जी टिन और लीड, तीनों लीड से मिलकर सोल्डर बनता है। नीदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फॉलोइंग अलॉय, सबसे पूछा है ब्रास ब्रॉन्ज। तो आपका जो ब्रास है वो होता है बेटा जी कॉपर और जिंक का, और जो ब्रॉन्ज होता है बेटा कॉपर और टिन का। ठीक है, फिर पूछा स्टेट वन प्रॉपर्टी इन ईच ऑफ दिस अलॉय विच इज डिफरेंट फ्रॉम द इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। तो भाई जब ये अलॉय बन जाती है ब्रास की, तो क्या करते हैं, ब्रास और जो ब्रॉन्ज है, जो ब्रास ब्रॉन्ज है बेटा, ये दोनों ही क्या करते हैं, इनकी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है वो जो होती है लोअर होती है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट से। कॉपर जिंक कॉपर टिन, ये इनकी जो ये लोई बने हैं ब्रास ब्रॉन्ज, इनकी कंडक्टिविटी इनसे कम होती है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। तो बेटा ये क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन रोस्टिंग कैल्सिनेशन मैं आपको करा चुका हूँ। रोस्टिंग में क्या होता है, आपको सल्फाइड ओर के लिए यूज़ किया जाता है, ये कार्बोनेट ओर के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें आप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं उसको, तो मेटल ऑक्साइड बनता है आपका। इसमें आप इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है, इसमें भी सेम बेटा। ठीक है, तो हो गए मिनरल और। तो बेटा और मिनरल में डिफरेंस क्या है, जब भी आप अर्थ क्रस्ट में से आप जो भी हम डिपो निकालते हैं खुदाई करके बेटा, तो वो आपका क्या कहलाता है, मिनरल कहलाता है। जो भी आप खुदाई करके निकालेंगे मिनरल कहलाता है। लेकिन उस मिनरल में से
कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें एक मेटल या किसी की मेटल की मात्रा जो होती है, क्वांटिटी होती है ज़्यादा होती है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, और बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। और उसमें तो बेसिकली हम डिफरेंस क्या बोल सकते हैं बेटा, जो भी कंपाउंड आपने निकाला अर्थ उसमें से वो हो गया मिनरल, और जिससे हम प्रॉफिटेबली इकोनॉमिकली निकालते हैं मेटल को। ठीक है ना, जैसे एक जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, मेटल निकालते हैं उसमें से हम, जैसे आपने सल्फाइड और हुआ, कार्बोनेट और हम बात कर रहे थे यहाँ पर, वो आपके मिनरल्स कहलाते हैं, और जिसमें से आप निकालेंगे मेटल को। ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए। नेम द मेटल विच रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर से कॉन्टेक्ट करता है बेटा सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत जल्दी वॉलेंटली आपका कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि नेम द मेटल विद नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। तो भाई इसका आंसर होगा आपका एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। ठीक है ना, तो ये जो आपके होते हैं तीनों जो बुक में दिए हुए आपके आंसर, ये तीनों आपका ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से बेटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती कौन सी हैं, ये वो मेटल ऑक्साइड होती हैं, ठीक है ना, जो वो मतलब एसिड का मतलब मेटल ऑक्साइड करती कैसे, काम बिहेव कैसे करती हैं, बिहेव एज बेसिक। ठीक है, लेकिन ये एसिड का काम भी करेंगी जो एम्फोटेरिक होंगी, बोथ एसिड एज वेल एज बेसिक। और जब मतलब पता ही चलेगा, अगर आपने इसकी रिएक्शन बेस से साथ की तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, अगर आपने इसकी रिएक्शन एसिड से करी तो भी क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे आपका एग्जांपल दिया हुआ है जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटा। ठीक है, ये आपके एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट विल हैपन इफ अ स्ट्रिप ऑफ जिंक इज केमिकली इन अ सॉल्यूशन डिप्ड। बेटा डिप्ड आएगा, डिप्ड। ठीक है ना, इट इज कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो आपको पता है जब जिंक को डालेंगे हम कॉपर सल्फेट में तो क्या होता है, जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा और आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सिंपल। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन होगी। फिर आपसे पूछा है वाई आर सल्फाइड और रोस्टेड। तो भाई सीधी सी बात है, ये आपको मैं तीसरी बार बता रहा हूँ क्वेश्चन, रोस्टिंग वाला। तो आपको अब तो याद हो जाना चाहिए, जो भी आपके सल्फाइड और होते हैं उनको पहले रोस्ट किया जाता है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हीट किया जाता है ताकि हम उसको कन्वर्ट मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकें बेटा। तो बेटा यही आपको लिखना है, टू कन्वर्ट इन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, फिर क्योंकि इससे इसको अब कार्बन से हम करेंगे, रिड्यूस करना आसान हो जाता है, और इस तरह से कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा और आपका मेटल मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ इज मर्करी मेटल ऑब्टेन फ्रॉम सिनेबार, राइट केमिकल इक्वेशन ओनली। तो सिनेबार जो होता है बेटा मर्करी का और होता है, इसका फॉर्मूला होता है HgS। आपने इसको गर्म करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और आपका बन जाएगा HgS प्लस HgO प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड। फिर जब आपका मर्करिक ऑक्साइड जो है आप इसको फिर हीट कर देंगे, तो हीट करने से ही क्या होगा, आपका मर्करी अलग हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये होता है आपका प्रोसेस और यही आपकी होती है इक्वेशन। बैलेंस नहीं बैलेंस कर लेना बेटा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि भाई सॉरी मैं आप बैलेंस करने के लिए बोल रहा हूँ आपको बेटा, कुछ नहीं है, आप करेंगे एक बार प्रैक्टिस तो ही आपको आएगा, अगर सारा मैं आपको बता दूंगा तो आप खुद से प्रैक्टिस कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल बट इट हैज बीन असाइन्ड अ प्लेस इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ अ मेटल, एक्सप्लेन। ये आपको एग्जांपल देना है, बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, लाइक मेटल्स ये भी क्या करता है, H+ आयन बनाता है जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो जैसे करता है, जैसे मेटल बनाते हैं ना, आपका कटर बनाते हैं, इस तरह से हाइड्रोजन भी बनाता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सीरीज में असाइन कर रखा है इसको हमने। ठीक है ना, दोनों रीजन हो गए, H+ आयन फॉर्मेशन ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन क्या दिया, नेम टू मेटल्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोलाइज इन अ मोल्टन फॉर्म। इसका बेटा एग्जांपल है क्लोराइड, एक तो आपका हो गया सोडियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब इसमें से इसका यू आंसर लिख सकते हैं बेटा। ठीक है ना, वैसे एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड से किया जाता है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस उसका, साल्ट का। ठीक है, आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वाई डज कैल्शियम फ्लोट इन वाटर। कि भाई कैल्शियम फ्लोट क्यों करता है वाटर पर। तो सीधी सी बात है भाई, जब आप कैल्शियम की रिएक्शन वाटर से करेंगे तो क्या होता है, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस। अब ये क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस आपका बबल बनाएगी, उस बबल से क्या होगा,
तो क्या होगा, ये आपका जो कैल्शियम है आपका ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा बेटा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई क्या होगा, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे बेटा ये चिपट जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे टू सरफेस ऑफ मेटल, तो आपको लगेगा कि भाई वो फ्लोट कर रहा है। और उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम अगला स्टार्ट। इसमें बोला गया है कि भाई शो द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये कंपाउंड है सॉरी, ये बच्चे ने ऐसे गलत उतार दिया मेरे। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है आपको, ये तीनों चीज़ों को बना के दिखाना है। तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है आपको बता देता हूँ मैं, हल्का सा मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ, हल्का सा व्यू दे रहा हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड 1 2 3 4 5 6 ये दोनों ट्रांसफर इसमें हो जाएंगे बेटा, और ये बन जाएगा Ca2+ और ऑक्सीजन 2-, तो ये बन जाएगा आपका CaO। ये तीनों आपके आयनिक कंपाउंड है बेटा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी में होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होता है बेटा, आपका मैग्नीशियम है 2 इलेक्ट्रॉन देता है ये। क्लोरीन आपके पास, एक क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, दूसरा बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये इसको दे देगा, ये बन जाएगा Mg2+ और Cl- ये पावर 2 नीचे 2 आ जाएगा और ये बन जाएगा MgCl2। सेम मैग्नीशियम ऑक्साइड सेम इसकी तरह बनेगा बेटा, ये बना लेंगे आप। अगला ऑप्शन तो बताता हूँ मैं आपको, नेम द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। आयंस बताने बेटा मैंने बना चुका हूँ ऊपर, Ca2+ और ऑक्सीजन 2-। देन उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है बेटा, आपको इलेक्ट्रॉनिक आयंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दी हुई है XYZ की, Hc28 है, Yt287 है, Zk282 है। पूछा क्या है, विच ऑफ दीज मेटल्स आर नॉन मेटल, मतलब आपको बताना है कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन देता है इजीली देगा, जिसके ऑटोमोस्ट शेल में 1 2 3 होता है इलेक्ट्रॉन, वो होते हैं आपके मेटल्स, और जिसके में होते हैं 5 6 7 और 6 7 5 6 7 वो होते हैं आपके नॉन मेटल्स, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका नोबल गैस है, इसका ऑटोमोस्ट शेल कंप्लीट है बेटा। अगला ऑप्शन जो है आपका वो ये दिया हुआ है आपको कि आपका, तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास सामने, व्हाट चेंजेस इफ द कलर ऑफ आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डू यू ऑब्जर्व आफ्टर कीपिंग द आयरन नेल्स डीप इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर अबाउट 30 मिनट्स। भाई अगर आपने कॉपर सल्फेट के अंदर आपने आयरन नेल डाल दिया तो क्या होगा भाई, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, वो नहीं होगा बेटा। यहाँ पर होगा FeSO4+ कॉपर, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये आपका ब्लू कलर का होता है ठीक है ना। तो क्या हो गया, जब इसमें आप आयरन डाल देंगे, आयरन नील्स डाल देंगे, तो ये हो जाएगा ब्राउन कलर का, आप रेडिश कलर का बोल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि वो जो होगा आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा इसके सॉल्ट सोल्यूशन से, ठीक है। अगला सेम क्वेश्चन है बेटा, कॉपर कॉइन इज केप्ट इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फॉर सम टाइम। भाई आपने AgNO3 के अंदर क्या डाल दिया आपने, कॉपर डाल दिया। तो आपको देखो ये जो मैं बता पा रहा हूँ ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए कि कौन किसके ऊपर आता है कौन किसके नीचे। तो भाई आपको जैसे ही आप जितने आप एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिल्वर जो होता है कॉपर से नीचे होता है, तो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और प्लस सिल्वर, ये रिड्यूस हो जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद अब बेटा इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह गई हैं, वो आपको मैं बताना चाहता था कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में डिफरेंस क्या है बेटा, ठीक है ना। तो रिफाइनिंग सबसे लास्ट में प्रोसेस है, मैं आपको बता दूं पहले ही, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का प्रोसेस है ये यूज़ करते हैं मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी सीरीज में बहुत सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको कैसे किया जाता है, स्टक किया जाता है उनकी ओर से। तो भाई ये सिंपल आप जैसे पीछे कर देते हैं उनके ऑक्साइड से हम रिड्यूस नहीं कर सकते, जैसे सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम इनको हम इनसे इनके ऑक्साइड से रिड्यूस नहीं कर सकते। जैसे पूछा भी गया था क्वेश्चन, मैंने कराया भी था इसमें, क्योंकि ये इनके पास इनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की देन कार्बन, ये छोड़ते नहीं ऑक्सीजन को बेटा। तो इनको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं STM। तो जैसे सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम इनका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इनके मोल्टन क्लोराइड का, मोल्टन क्लोराइड। तो आंसर सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम जो हो गया आपका, ठीक है। तो द मेटल्स अब क्या करते हैं, क्या है जो मेटल्स हैं आपका आर डिपोजिट एट द कैथोड, जो मेटल होगा आपका जैसे कैथोड पे दिखा रखा है कि भाई जो मेटल होगा आपका इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, क्या करेगा आपको डिपोजिट हो जाएगा कैथोड पे। और जो आपका नॉन मेटल है, ठीक है, नेगेटिव नेट जो आपका जो नॉन मेटल होगा, देखो कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव वाला चार्ज इस पर जाएगा, अट्रैक्ट होगा, दैट इज सोडियम। ऐसे ही एनोड पे कैल्शियम आपका क्लोरीन है, ये होता है एनोड होता है प्लस पॉजिटिव चार्ज, तो मोनेस वाला इसके पास जाएगा और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। एल्यूमिनियम को भी इस तरह से स्टील ऑक्साइड से हम रिड्यूस कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ये तो हो गया इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बेटा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग में आपको देखो बताना बहुत जरूरी है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। रिफाइन करने की लास्ट प्रोसेस है रिफाइनिंग, तो जो भी आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया मेटल उसको लास्ट में रिफाइन करना है, चाहे वो मिडिल सीरीज में था चाहे वो स्टार्टिंग में था,
चाहे वो लास्ट में था। अब उसको डिफाइन करना है तो हम कैसे करते हैं बेटा, हम करते हैं, देखो इसमें क्या है आपका, वही है, देखो एनोड पॉजिटिव है, क्लोरीन कैथोड नेगेटिव दिया हुआ है। इसमें जो है आपका ये आपका प्योर इम्प्योर है, आपका इम्प्योर मेटल है, ये प्योर है। तो इसमें से जब आपने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर को हम यहाँ पे कॉपर के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले रखा है आपने, जो प्योर इम्प्योर कॉपर होगा निकलेगा इसमें से बाहर, और वो इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा पहले यहाँ पे, और वो जाके इस पर जब जाके यहाँ चिपकेगा, डिपॉजिट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन फिर ले लेगा। तो इस तरह से रिएक्शन इसी यहाँ पे होती है, जो नहीं दी हुई है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ होती क्या रिएक्शन, कि भाई कॉपर जो होता है आपका, पहले आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है इस तरह से, ये जब जा रहा है इम्प्योर से निकल रहा है, ठीक है ना, ये हो रहा है एनोड पे हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। उसके बाद कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा, ये उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, ये Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्या बन रहा है, Cu बन रहा है, यहाँ पे आगे डिपॉजिट हो रहा है। तो कुछ देर बाद अब जो इसमें इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी, और जो आपका कैथोड है वो थोड़ा मोटा से ऐसे हो जाएगा, क्योंकि वो सारा जो प्योर था कॉपर था निकल के यहाँ पे चिपक गया, डिपॉजिट हो गया, और नीचे जो इम्प्योरिटीज थी वो एनोड की इम्प्योरिटीज थी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, एनोड मड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, आपने इन्जॉय किया होगा। मैं कोशिश मेरी यही थी कि चैप्टर को पूरा अच्छे से अच्छा कंप्लीट कर दी जाए, और मैंने पूरा अपना जी जान लगा दी इसे करने में। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, आप इंटरेस्ट करके इसे आंसर को प्लीज़ लिख के दीजिए, लिख कर देखिए, और जहाँ आपको दिक्कत आ रही हो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और आप तब तक के लिए आप तैयारी कीजिए, अपनी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।